जागृत विवेक। विवेक को विकसित करना होगा। हमें सिखाया गया कि हमारा देश पानी, फल, फूल और विभिन्न खाद्यान्नों से परिपूर्ण है। बस किताबों में लिख इस बात को पढ़कर और सुनकर हम दूसरों से अपने देश की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं, देखो हमारे देश की धरती बड़ी उपजाऊ है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम दूसरे देशों को भी खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं, किंतु ठीक ढंग से अध्ययन करने पर यथार्थ हमारे सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारे देश में पानी का भयानक अभाव है। सिंचाई की बात तो बहुत दूर, यहाँ तो लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। इसके अलावा विदेशों से हजारों टन खाद्यान्न आयात भी किया जाता है। इस वास्तविकता को भूलकर हम कहते हैं हमारा देश तो सोने का देश है, हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम अज्ञानतावश जियो सेंटिमेंट के जाल में, भौम भाव प्रवणता के जाल में फंस जाते हैं। जो सत्य को जान लेता है, समझ लेता है, वह अपनी मूर्खता पर स्वयं हंसता है और सोचता है इन आधारहीन बातों को मैं दूसरों को सुनाता रहता हूँ, वे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इस तरह की समस्त बेसिर पैर की धारणाएं जियो सेंटिमेंट के कारण ही पैदा होती हैं, भौम भाव प्रवणता के कारण ही पैदा होती हैं। इन्हें तोड़ना होगा। इसलिए अध्ययन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, अध्ययन ही सब कुछ नहीं है। याद रखो कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वाक सर्वस्व विप्लवी, वोकल रिवोल्यूशनरी कहा है। वे लोग बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हारे मन की कोमल भावनाओं को, तुम्हारी संवेदनशीलता को उभार कर तुम्हें विचलित कर देते हैं। वे कहते हैं मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, हम अमुक महापुरुष के वंशज हैं, हमारी परंपरा सदा से वीरों की परंपरा रही है। इसी तरह की उत्तेजक बातों से तुम्हें बहकाते हैं और तुम अपने विवेक, युक्ति और तर्क को भूलकर उन्हीं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर चिल्लाने लगते हो। उस समय तुम यह भूल जाते हो कि अपने मिथ्या ज्ञान के कारण ही तुम इस तरह चित्कार कर रहे हो। इसी मिथ्या ज्ञान, इसी आधी अधूरी शिक्षा के भ्रम जाल को तोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे देश की अमुक नदी का पानी कभी नहीं सड़ता, उसे पीने से मनुष्य की तो बात ही नहीं है, वरन अपने शरीर की प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कोशिकाएं, प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगी। ऐसा कहने वाले ये नहीं सोचते कि उसी नदी में विभिन्न प्रकार की मछलियां और जीव जंतु भी रहते हैं, उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। सच तो यह है कि वैज्ञानिकों ने उस नदी के पानी का परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह पानी इतना अधिक विषाक्त है कि उसे पीना तो दूर की बात है, वह नहाने योग्य भी नहीं है। ये सभी भौम भाव प्रवणता के विविध आयामी खेल के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। खुद अध्ययन करना होगा और जो लोग शिक्षित हैं उनके लिए शिक्षण शिविर का आयोजन करना होगा। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित हैं उन्हें भी शिविर में सम्मिलित करना होगा। वे लोग सुनकर सीखेंगे। मनुष्य के बीच उन्मुक्त होकर बिना किसी भेदभाव के ज्ञान का प्रसार करना होगा, जिससे कि वह सत्य के आलोक में सब कुछ देखने और समझने का अवसर पा सकें। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को मुक्त करो। बुद्धि आज कीचड़ में भरे सड़े हुए छोटे से जलाशय में फंस कर रह गई है। उसे मुक्ति का स्वाद चखने दो। मैंने पहले कहा है कि अध्ययन की दो त्रुटियां हैं, अज्ञता प्रसूत त्रुटि और कालबाधित त्रुटि। याद रखना होगा कि ये दोनों त्रुटियां प्राप्त ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। आप्त ज्ञान से इनका कोई संबंध नहीं है। आप्त ज्ञान केवल आध्यात्मिक धरातल पर ही काम करता है। संस्कृत में उसे आप्त वाक्य भी कहते हैं। इन दोनों त्रुटियों से बचने के लिए विवेक का विकास करना होगा। जो कुछ किताबों में लिखा है उसे ही सब कुछ मान लेने से काम नहीं चलेगा। किताब में लिखा है
उसे पढ़ लिया, जान लिया, किंतु उसे मानने और उससे सहमत होने के पहले उसकी ठीक तरह से जांच पड़ताल करनी होगी। जांच पड़ताल करने के लिए ही विवेक की आवश्यकता है। याद रखना होगा कि नव्य मानवतावाद को प्रतिष्ठित करने के पथ पर अध्ययन निम्नतम स्तर पर स्थित है और विवेक अध्ययन से थोड़ा ऊपर के स्तर पर विराजमान है। अगली बात आती है सिद्धांत नहीं वरन विवेक को प्रधानता देनी होगी। नव्य मानवतावाद को प्रतिष्ठित करने के पथ का पहला सोपान है अध्ययन, दूसरा सोपान है विवेक या विचार प्रवण मानसिकता, पढ़ाकर, सुनाकर, समझाकर, पढ़ा, सुना, समझा। उसके बाद तर्क और युक्ति की सहायता से उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को जांचा, परखा। यदि नकारात्मक पक्ष प्रबल हुआ तो उसे नकारात्मक श्रेणी में रखा और अपनी अपनी राय दी, नहीं यह नहीं चलेगा, इसे अपनाना ठीक नहीं है। और यदि सकारात्मक पक्ष अधिक हुआ तो उसके पक्ष में अपना मत प्रकट किया और कहा हाँ यह ठीक है, यह चलेगा। यह जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की छानबीन करके अपना मत प्रकट किया और कहा हाँ यह ठीक है, यह चलेगा, यह जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की छानबीन करके अपना मत प्रकट करने की प्रक्रिया है, इसे सिद्धांत कहते हैं। याद रखोगे कि सिद्धांत एक संस्कृत शब्द है, भाषा के क्षेत्र में गोलमाल नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में इसे डिसीजन नहीं वरन लॉजिकल डिसीजन कहेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक पहलुओं की छानबीन करके तुम जिस सिद्धांत पर पहुंचते हो वह भी चरम सत्य नहीं है। तुम्हें उससे एक कदम और आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने की दिशा क्या होगी? याद रखो कि सिद्धांत यदि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और लोक कल्याणार्थम होगा तभी उसका प्रचार करोगे, उसे समर्थन दोगे और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए अपने मन प्राण पूरी तरह लगा दोगे। अन्यथा स्पष्ट घोषणा करोगे यह सिद्धांत सुंदर तो है किंतु वास्तविकता के धरातल से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह मूल्यहीन है। इसका आकर्षक रंग कुछ समय के पश्चात जुगनू के प्रकाश की भांति अंधकार में विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम ऋणात्मक पक्ष की अधिकता के कारण किसी सिद्धांत पर पहुंचते हो किंतु जब देखते हो कि उसे अस्वीकृत करने में ही सभी का कल्याण है तो उसे पूरी तरह और स्थायी रूप से नकार दोगे और घोषणा करोगे कि इस सिद्धांत को मैं स्थायी रूप से अस्वीकार करता हूँ। और यदि देखोगे कि थोड़ी बहुत काट छाट करके उस सिद्धांत को यदि ठीक तरह से विकसित किया जाए तो भविष्य में उससे जन कल्याण हो सकता है, तो कहोगे मेरी अस्वीकृति अस्थायी है क्योंकि संभव है कि भविष्य में इस सिद्धांत से जनसाधारण का कल्याण हो जाए। अर्थात जिस सिद्धांत से जनसाधारण का कल्याण हो ही नहीं उसका उससे सदा के लिए इनकार करना होगा, और जिस सिद्धांत से भविष्य में जनसाधारण का कल्याण संभव है उसे केवल सामयिक रूप से अस्वीकार करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में तुम स्वयं ही उसका समर्थन करो। केवल समर्थन ही नहीं वरन उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने मन प्राण भी लगा दो। प्रश्न उठता है विवेक आखिर है क्या, या विवेक आखिर क्या है? संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ सैकड़ों बार विचार करके अंतिम निर्णय लेकर किसी सिद्धांत पर पहुंचने में मन का जो सूक्ष्म तत्व काम करता है उसे विवेक कॉन्साइंस कहते हैं। भौम भाव प्रवणता यानी जियो सेंटिमेंट के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से खुद को और अन्य लोगों को बचाने के लिए अनेक लोगों को बचाना खुद को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम क्या करोगे? सबसे पहले अध्ययन करोगे। अध्ययन से होने वाली त्रुटियों को समझने और उनसे बचने के लिए क्या करोगे? धनात्मक और ऋणात्मक पहलुओं पर विचार करके एक सिद्धांत पर पहुंचोगे और फिर वह सिद्धांत वास्तविक धरातल पर पहुंचने के बाद कल्याणकारी है या नहीं उसे समझकर जिस अंतिम निष्कर्ष को अपनाओगे वह विवेक के द्वारा ही संपन्न होता है। इसी विवेक के द्वारा तुम्हें आखिरी दम तक जियो सेंटिमेंट भौम भाव प्रवणता से लड़ना होगा। इस धरती पर अनेक लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने तरह तरह की चालबाजी के द्वारा विभिन्न प्रकार की भाव जड़ता को
सेंटिमेंट को जनमानस में घुसा दिया, अनेक प्रकार से लोगों का शोषण करते रहे। ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। तुम लोग अपने विवेक को हमेशा जागृत रखोगे। दूसरों के मुख से कुछ भी सुनकर या किताबों में पढ़कर ताली नहीं बजाओगे। किसी मनुष्य को या किसी सिद्धांत को लेकर व्यर्थ में उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी का अंधा अनुकरण करके उसे माथे पर नहीं बिठाओगे। इस प्रकार पहली अवस्था में अध्ययन और विचार प्रवण मानसिकता के द्वारा भौम भाव प्रवणता जियो सेंटिमेंट के विरुद्ध जूझना होगा। दूसरी अवस्था में सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर एक कल्याणकारी सिद्धांत को अपनाना होगा। और अंततः जब तुम युक्ति और तर्क की सहायता से एक दिव्य आनंददायक सिद्धांत पर पहुंचोगे, तभी मैं समझूंगा कि तुम्हारा विवेक जागृत हो गया है। मन की जिस अवस्था में विवेक सदा जागृत रहता है उसे मैं विचार प्रवण मानसिकता कहता हूँ। विवेक को सदा जागृत रखना होगा जिससे कि जियो सेंटिमेंट के द्वारा कोई तुम्हें ठगने नहीं पाए, धोखा नहीं देने पाए। यही विचारशीलता या विचार प्रवण मानसिकता बाद में तुम्हें सामाजिक भाव प्रवणता यानी सोशियो सेंटिमेंट, साधारण व छद्म मानवतावाद यानी कि सिंपल और शूडो ह्यूमनिज्म और इन सब पर आधारित कूटनीति के विरुद्ध जूझने की प्रेरणा देगी, सामर्थ्य भी देगी। तुम्हें इनके विरुद्ध बोलने की समझ तो आएगी ही, साथ ही साथ तुम इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए समग्र रूप से बलवान भी बनोगे। बाय श्री प्रभात रंजन सरकार, द प्रोपाउंडर ऑफ प्राउड।